बाहर जो कुछ भी है वो तो एफर्ट मांगेगा ही मांगेगा। एफर्टलेसनेस कहाँ होती है? एफर्टलेसनेस कहाँ होती है? वहाँ एफर्टलेसनेस रहे, वहाँ पर अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट ना रहे। मानसिक एफर्ट का मतलब होता है बहुत सारी बातें जो सोच रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है जो सामने आ रहे हैं और आप उनमें उलझे हुए हैं। बाहर तो अगर आप एक शब्द भी बोलेंगे तो उसमें एफर्ट लगेगा ही लगेगा। एक शब्द भी अगर बोला जाता है तो उसमें भी कुछ एनर्जी लगती है। तो जो बाहर आप जो कुछ करते हैं, जो भी है, शिव सूत्र जब कह रहे हैं उद्यमो भैरव, तो इसका मतलब है वो बाहर की दुनिया में हमारे काम किस लिए होते हैं। जिसका मन अशांत है वो बाहर बस पाना चाहता है। जिसका मन अशांत है वो बाहर जो भी एफर्ट करता है वो बस पाने के लिए होता है। उद्यमो भैरव का अर्थ है कि जब मन शांत है, मन एफर्टलेस है, तब बाहर पाने जैसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती है कि बाहर कुछ पाना ही पाना है। वो ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है कि बाहर कुछ पाना ही पाना है। और फिर बाहर जो कुछ होता है वो अगर होता है तो इसलिए कि गंदगी है, साफ कर दो, साफ कर दो, संचय नहीं कर लो, साफ कर दो। कुछ पाना नहीं है जीवन में, कुछ पाना नहीं है जीवन में। पाने लायक जो है वो पहले ही है, पाने लायक जो है वो पहले ही है। अधिक से अधिक सफाई करनी है। बात को समझिएगा, जिसका मन शांत नहीं है वो एफर्ट करता है पाने के लिए। हमारे जो भी एफर्ट्स होते हैं वो पाने के लिए एफर्ट्स होते हैं, कुछ पा लूँ। और जिसका मन शांत हो गया उसके एफर्ट्स होते हैं कि जो पाया ही हुआ है, जो इकट्ठा ही हुआ है, वो हट किस प्रकार जाए। वो पाने के लिए काम नहीं करता, वो सफाई के लिए काम करता है। उसको पाने में कोई रस नहीं रह जाता। थॉट को एनर्जी ही देना एक अशांत मन का ही काम है। स्टिमुलस अगर ताकतवर हो तो वो आपके भीतर एक विचार उठा सकता है, ठीक है, लेकिन वो विचार गति तभी पकड़ेगा जब आपका मन पहले ही तैयार है उसको वो जमीन देने के लिए। बीज जमीन पर कहीं बाहर से डल सकता है, बीज जमीन पर बाहर से कहीं डल सकता है, पर वो बीज पेड़ तभी बनेगा जब जमीन तैयार हो उस बीज को अपनाने के लिए, खाद देने के लिए, पानी देने के लिए। ये तो जानी हुई बात है कि थॉट का जो बीज होता है, जो स्टिमुलस होता है, वो तो बाहर से ही आता है। बहुत पक्की बात है। आप अभी कुछ सुने, उसके फलस्वरूप कोई थॉट पैदा हो जाएगा, या इस पर देखें स्क्रीन पर तो उसके कारण कोई थॉट पैदा हो जाएगा। वो बीज है, वो इनिशियल स्टिमुलस है जिसके कारण थॉट एक्टिवेट होता है। स्टिमुलस आते रहेंगे क्योंकि हम दुनिया में हैं, चारों तरफ से स्टिमुलस आ ही रहे हैं। हालांकि उस स्टिमुलस पर भी जितना काम करा जा सकता है, जितना उसको साफ रखा जाए उतना अच्छा होता है। लेकिन वो नहीं पनपेगा स्टिमुलस, बीज नहीं पेड़ बनेगा अगर आपके दिमाग में पहले ही उसके लिए पोषण मौजूद नहीं है। दिमाग में खुराफात मौजूद है तो छोटे से छोटा बीज भी पेड़ बन जाता है। यही चीज़ है कि हम खुद विचारों को एनर्जी देते हैं। एक ही बात मैं कह रहा हूँ, किसी के कान में पड़ती है, पढ़ के निकल जाएगी, कहेगा ठीक है हो गया। दूसरे के कान में पड़ेगी तो एक पूरी कहानी बन जाएगी। एक ही बात एक आदमी के कान में पड़ेगी तो बस बात बन के रह जाएगी, दूसरे के कान में वो पूरी कहानी, और कहानी पे कहानी पे कहानी पे कहानी बनेगी। ये दिमाग का अंतर है कि आपकी जो फंडामेंटल वृत्तियां हैं वो कैसी हैं, उनकी सफाई है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे लगेगा एफर्ट, यहाँ लगेगा। जिसके दिमाग का पूरा हिसाब किताब ही ऐसा हो गया है कि उसमें खूब इकट्ठा हो गया है, उसको एफर्ट करना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए, और जम के एफर्ट लगेगा।
जब जम के इकट्ठा करा है तो सफाई में जम के एफर्ट भी लगेगा, उसमें थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है। चीज़ होगी, इंसल्टेड फील करना आपकी चॉइस होती है। हाँ, और क्या। हेमिंगवे का इसीलिए इतना प्रसिद्ध है कि पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन तो संसार में होने का हिस्सा है, पेन संसार में होने का हिस्सा है। आप यहाँ बैठे हो, शरीर बहुत बेहतर महसूस करेगा अगर यहाँ एयर कंडीशनिंग भी हो। अभी कई लोगों के थोड़ा पसीना छलक आया होगा, एयर कंडीशनर चल रहा हो तो सब नहीं होने का है, लेकिन वो आपको प्रभावित इसी रूम में बैठे हुए दो अलग अलग लोग हो सकते हैं। एक जिसको उस छलके हुए पसीने के कारण बार बार ये ख्याल आए कि यार आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, और 10 बातें और ख्याल में आ जाए। पसीने से आपको कोई और स्थिति याद आ सकती है, आपको पसीना था, वो विचार आपको कहीं और लेके जा सकता है, कहीं और लेके जा सकता है। तो जैसे मैं कह रहा था कि कहानी पे कहानी पे कहानी पे कहानी खड़ी हो सकती है। और एक दूसरा आदमी होगा, उसको भी शायद उतना ही पसीना आ रहा होगा क्योंकि शरीर एक से ही है, लेकिन उसके मन में कोई कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। और ये काम संयोगवश नहीं होता कि ये तो रैंडमनेस है कि एक आदमी कितना सोच गया और दूसरा नहीं सोच पाया। इस दूसरे आदमी ने सावधानी पूर्वक 2 काम करे हैं। पहला, कचरा इकट्ठा होने दिया नहीं है, या परिस्थितियां अनुकूल रही जिस कारण कचरा इकट्ठा हुआ कम है। और दूसरा, इसने सफाई जम के करी है। उस सफाई का ही परिणाम होता है जो डे टू डे लिविंग होती है। आपका मन कैसा है उसका इंडिकेटर आपकी डे टू डे लिविंग ही है। आप यहाँ बैठे हो और मन कहीं उड़ गया तो बस यही दिखाता है कि मन कैसा है, आपने पूरा जीवन कैसा जिया है। आप यहाँ बैठे हो, कहीं किसी से कोई विशेष सर्टिफिकेट मांगने की ज़रूरत थोड़ी होती है। ये जानना है अगर कि कोई कैसा है, उसका पूरा इतिहास ही क्या है। क्योंकि आप कोई कहते हैं कोई कैसा है तो वस्तुतः हम उसके इतिहास की बात कर रहे हैं। उसका मन कैसा है, मन इतिहास से निकल के आया है। सब कुछ जान जाएंगे। आदमी जो खुली किताब है कहा जाता है, उसका अर्थ यही है। उसकी एक हरकत देखो और सब बता सकते हो। उसका जो हार्डवेयर है पूरा पता चल जाएगा कि कैसा है, क्या है। अगर आपको कोई शांत दिखता है तो ये संयोग की घटना नहीं है, ये साधना से निकली हुई बात है। उसने काम करा है, उसने मेहनत करी है अपने ऊपर। शांति अपन ऐसे नहीं टपक पड़ती। या फिर वो ज़बरदस्त रूप से सौभाग्यशाली रहा है कि उसकी कंडीशनिंग हुई ही नहीं। इन दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। या तो उसको पता नहीं ऐसा वातावरण मिल गया है जहाँ उस पर धब्बे लगे ही नहीं, या उसने ज़बरदस्त सफाई करी है अपनी। पहली बात की संभावना नगण्य है। ऐसा होता नहीं कि आपके धब्बे लगे ना, संसार का मतलब ही है धब्बे। तो कंडीशनिंग तो होगी, हमेशा होगी। जब ये स्थिति आ जाए जहाँ पर ये समझ में ही ना आए कि मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, वहाँ पर उनको थोड़ा रुक करके 5 मिनट बताना पड़ेगा कि तुम कंडीशन इन्फ्लुएंस्ड सिर्फ तभी नहीं हो जब कोई ज़ोर से दिखा करके चिल्ला करके तुमको गुलाम बनाए। ये पंखा है, ये अपना बड़ा दोस्त है, इसका उदाहरण सब बता देता है। तो 2 तरह से किसी से काम कराया जा सकता है। बोलो कि अगर मैं तो भी तुमसे कहूँ कि यहाँ पर वैसे ही नाचो, वैसे ही गोल गोल घूमो जैसे ही पंखा घूम रहा है, तो तुम कहोगे मुझसे ज़बरदस्ती कराई जा रही है ना। क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि मैं तुमसे कुछ करवाना चाहता हूँ, कोई बाहरी प्रभाव है तुमसे काम करा रहा है। लेकिन एक दूसरा तरीका है, वो ये है कि मैं तुमको पंखा ही बना दूँ। मैं तुमसे ये ना कहूँ कि पंखे की तरह घूमो, मैं तुमको पंखा बना ही दूँ। मैं तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर फिट कर दूँ। मैं तुमको पंखा ही बना दूँ, तुम्हारे दिमाग में मोटर ही फिट कर दूँ जैसे इस पंखे के दिमाग में लगी है। और फिर तुमको लगेगा कि घूमना गोल गोल दुनिया का सबसे स्वाभाविक काम है।
इसके अलावा और है ही क्या दुनिया में? बटन दबेगा नहीं और तुम घूमना शुरू कर दोगे। ये बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। तो उसको समझाना पड़ेगा कि देखो, जब बात दिखती है कि इम्पोज्ड है, थोपी गई है, तो हम सब रिबेल करना चाहते हैं। पर अगर कंडीशनिंग इतनी सूक्ष्म हो कि वो पता ही ना चले कंडीशनिंग है, तो आप उससे रिबेल भी नहीं कर पाते हो। रिबेलियन का सवाल भी तो तब पैदा होता है ना, जब कुछ बचा रहे रिबेल करने के लिए। अगर आप पूरे ही किसी पंखे को आज तक विद्रोह करते देखा है कि मैं गोल गोल नहीं घूमूंगा, मुझे सीधी चाल चलनी है? देखा है क्या? जब कंडीशनिंग इतनी पूरी हो जाए, इतनी कंप्लीट हो जाए कि कोई बचे ही ना ये जानने वाला कि मैं कंडीशनड हूं, तो वहां बड़ी दिक्कत होनी है। सौभाग्य से हमारे साथ कभी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम में हमेशा वो बचा रहेगा जो जान सकता है कि हम कंडीशनड हैं। उसी का नाम इंटेलिजेंस है, उसी का नाम ऑब्जर्वर। तो ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। फिर उनको उदाहरण देने पड़ेंगे 10 तरीके के, वो उदाहरण हमें पता होने चाहिए। विजय पर उन्होंने पूछा था, मैं कहता स्कर्ट पहनना पसंद करोगे? नहीं। उनका है दुनिया में देश जहाँ पर अच्छे अच्छे मर्द स्कर्ट पहनते हैं, और ये फक्र की बात होती है कि हमने स्कर्ट पहन रखी है। तुमको भी स्कर्ट पहनने को कह दिया जाए तो ये तुम्हारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि हमको स्कर्ट पहना के घुमा दिया। वहाँ स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। इस बात को समझो ना, तुम जब छोटे से थे तभी से तुम देख रहे हो कि तुम्हारी बहन को स्कर्ट पहनाई जा रही है, तुम पैंट पहन रहे हो, और ये एक स्वाभाविक बात की तरह तुम्हारे मन में प्रवेश कराई गई। तुमको ये लगा ही नहीं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, तुमको यही लगा कि ये तो ऐसा होता ही है। जैसे सूरज बड़ा और चांद छोटा होता है, ठीक वैसे ही लड़की स्कर्ट और लड़का पैंट पहनता है। तुमको लगा ये तो दुनिया का कोई नियम ही है, कोई मूलभूत बात है। इसमें मूलभूत बात कुछ नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में इसको घुसा भर दिया गया था। सबसे घटिया यहाँ पर सवाल होता है, ज़बरदस्ती का कंक्लूजन, तो क्या स्कर्ट पहनना शुरू कर दें? मतलब बात कुछ और कही जा रही होती है। इसका जवाब वही है कि हाँ, पहनना तुम शुरू भी कर दोगे, क्योंकि जो आदमी दूसरों के कहने पर पैंट डाल सकता है, वो किसी और के कहने पर स्कर्ट भी डाल सकता है। लेकिन तुम चाहे पैंट पहनो चाहे स्कर्ट पहनो, तुम रहोगे फिर भी नंगे, क्योंकि न तुमने पैंट अपनी मर्जी से पहनी थी, अपनी समझ से पहनी थी, न तुमने स्कर्ट अपनी समझ से पहनी है। आओ चलो पैंट को समझते हैं। बताओ मुझको कि ये आदमी का शरीर है, ये उसकी एनाटॉमी है, मुझे बताओ पैंट जैसी चीज़ क्यों होनी चाहिए? और दुनिया भर में 1000 और आवरण होते हैं जो पहने जा सकते हैं कमर से नीचे, हम वो क्यों नहीं पहन सकते? पैंट ही क्यों? अच्छा बताओ, ये शर्ट है, इसके नीचे पजामा क्यों नहीं पहन सकते? अच्छा हंसो मत, अभी तुम सोच रहे हो, तुमको अजीब सा लग रहा है कि शर्ट के नीचे पजामा अजीब लगेगा। तुम्हें अजीब ही इसीलिए लग रहा है क्योंकि तुमने किसी को पहने देखा नहीं। अगर एक ऐसा देश हो जहाँ लोग बचपन से ही शर्ट के साथ पजामा पहनते हो, तो उनको बहुत स्वाभाविक सी बात लगेगी कि शर्ट के साथ पजामा। और दक्षिण भारत में शर्ट के नीचे पैंट कम पहनी जाती है, और तुम्हारे लिए अजीब सी बात होगी कि अच्छी फॉर्मल शर्ट के नीचे कोई पैंट की जगह लुंगी कैसे पहन सकता है? समझ रहे हो? तो सिर्फ यही चीज़ कि कपड़े कितने तरीके के होते हैं, उसको तुम देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। तुमने कभी सोचने की कोशिश की कि शर्ट का यही रूप क्यों होना चाहिए, और तुम उसको पहने जाते हो। 2-4 लोगों को वैसे ही उठा के पूछिए कि तुमने कभी ये जानना चाहा कि कॉलर होना ही क्यों चाहिए? पर हमको ये लगता है बहुत नेचुरल सी बात है। उसमें नेचुरल कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ आदत लग गई है। और सोचो, अगर एक ऐसी चीज़ में भी आदत लग सकती है जो तुम्हारे ठीक सामने है, जिस पे तुम कभी भी सवाल उठा सकते हो, तो उन चीज़ों की आदत कितनी ज़्यादा लगेगी जिन पर सवाल उठाना ही मना है। तुम बचपन से ही मुक्त थे, तुम किसी से कभी भी कह सकते थे कि
शर्ट में कॉलर नहीं चाहिए, मुझे बिना कॉलर की शर्ट बनवा के दो, पर तुमने कभी कहा नहीं। और भारत में कॉलर जो है वो एक बहुत न्यूसेंस चीज़ ही है। आपको कॉलर चाहिए नहीं, पर आप फिर भी कॉलर पहन रहे हो। एक गर्म देश में, एक उमस वाले देश में कॉलर सिर्फ आपको परेशान करेगा और पसीना जमा होगा यहाँ गर्दन पर। कॉलर से इतना ही होने वाला है, आपको कोई फ़ायदा नहीं दे सकता कॉलर। ठंडे देशों में वो आपको बचाएगा, गर्म देशों में उससे आपको खुजली और पैदा हो जाएगी गर्दन के पीछे, और इरिटेटेड और महसूस करोगे हर समय कॉलर लगा हुआ है। लेकिन आप सवाल नहीं करते, जबकि इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है, इसमें कोई बड़ा विद्रोह नहीं करना है। तो सोचो, जिन बातों में विद्रोह करना है वहाँ तो तुम सवाल बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। जहाँ सवाल करना इतना आसान था वहाँ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो बात बहुत नॉर्मल लगने लग गई। तो जहाँ बात धार्मिक किस्म की हो, थोड़ा सेंसिटिव किस्म की हो, वहाँ पर कैसे सवाल उठा पाएगे? नहीं उठा पाए ना। तो जब तुम कहते हो कि नहीं सब सपोर्टिव हैं, तो तुम बस इतना ही कह रहे हो कि मेरी और उनकी सोच एक सी है। जब तुम कहते हो कि मेरे दोस्त सपोर्टिव रहे हैं, उस सपोर्टिव का अर्थ तुम्हारा बस इतना है कि वो भी वही सोचते हैं जो तुम सोचते हो। और उसी को कबीर ने कहा है, अंधा अंधे ठा लिया। एक अंधा दूसरे अंधे को सपोर्ट कर रहा है। अभी सपोर्ट है क्या है? वो भी कंडीशन, तुम भी कंडीशन। तुम्हारे आपसी सपोर्ट का कोई अर्थ बनता है? ये सपोर्ट तो नहीं हो सकता ना। जैसे पूछा था कि एक अगर चूहेदानी हो, उसमें 4 चूहे हों, तो आपस में एक दूसरे को क्या सपोर्ट करते होंगे? क्या कर सकते हैं सपोर्ट? और बंद है, हमेशा से बंद है, क्या सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को? उनको सपोर्ट भी तो कोई ऐसा ही करे ना जो उनसे थोड़ा अलग हो, जो उनकी दुनिया से बाहर का हो। उनकी दुनिया बस उतना सा है, उनको अगर उससे बाहर भी निकलना है, अपनी चूहेदानी से उनको अगर बाहर भी निकलना है, तो उनको कोई बाहर वाला चाहिए। पर बाहर वाले से उनका कोई परिचय ही नहीं है, क्योंकि उनको तो वही 4 लोग पता है जो उनके पिंजड़े के ही अंदर है। पिंजड़े के अंदर के 4 चूहे कुछ भी कर लें, क्रांति नहीं कर सकते। यूनियनबाजी कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, पर कभी पिंजड़े से बाहर तो नहीं आ पाएंगे। कि आ पाएंगे? कितना भी जोर लगा लें, अंदर के 4 चूहे मिल करके पिंजड़े से बाहर तो नहीं आ पाएंगे। सर उनके लिए तो वो पिंजरे से बाहर ही है, उनके लिए पिंजरे से बाहर ही है, बस यही। और यही कारण है कि वो सदा अंदर रहेंगे। जो अंदर होते हुए ये मान ले कि मैं बाहर हूँ, उसकी संभावना बड़ी कम हो जाती है बाहर आने की। इसीलिए ये जो पूरा सेल्फ अवेयरनेस का आयोजन है, ये हमेशा से कुछ लोगों के लिए ही रहा है, जिन्हें सबसे पहले ये दिखाई दे जाए कि हम चूहे हैं जो बंद हैं। जिनको अभी यही भ्रम हो कि हम तो मुक्त हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो बहुत हम्बलिंग चीज़ है। पहले तो ये देखना पड़ता है साफ साफ, और उस पीड़ा से गुजरना होता है कि मैं चूहा हूँ और मैं पिंजड़े में बंद हूँ। उसके बाद ही उस पिंजड़े से बाहर आने का कोई रास्ता संभव हो पाता है। ये काम कष्ट देता है, अहंकार को चोट लगती है। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। पहला ही कदम अगर ले लिया ठीक ठीक कि मैं चूहा हूँ जो पिंजड़े में बंद है, फर्स्ट स्टेप, तो अब लास्ट स्टेप दूर नहीं है। उसी को फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम भी बोलते हैं। It requires great freedom to see and unconditionally acknowledge that I am a rat in a trap. I am a rat in a trap. Once you have seen that, it's a very humbling thing. दिमाग भरना जाएगा और मन यही करेगा कि इस बात को ठुकरा दो, स्वीकार ही मत करो। मैं स्वीकार नहीं करूँ तो शायद मैं चूहा ही ना रहूँ। मन का विशेष तर्क यही है कि मैं अगर स्वीकार ही ना करूँ तो मैं चूहा ही नहीं रहूँगा। बड़ी ईमानदारी चाहिए होती है
बड़ी मजबूती चाहिए होती है स्वीकार करने के लिए मैं चूहा हूँ और मैं बंद हूँ. This is the first freedom. And then the last freedom is not far away. In fact, it's very close by. सर अगर चूहे को पता भी चल जाए कि वो पिंजरे में है और वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसके ऊपर बहुत सारी बेट फेंकी जाती है अंदर से बाहर की, जिससे वो कभी बाहर निकल ही ना पाए. वो बेट किसके लिए फेंकी जाती है? वो बेट कि यानी अगर हम बाहर निकल गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हिमांशु ना? हाँ हिमांशु, चूहा अंदर ही रहा है, इसके लिए चूहे को तुमने कहा बहुत सारी बेट फेंकी जाती है, दाना पानी. नहीं, चूहे को अगर पता चल चुका है कि वो ट्रैप के अंदर है, वो बाहर निकलना चाहता है. अब निकलने के जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो अंदर वाले जो चूहे हैं वो उसको बेट फेंकेंगे. अंदर वाले चूहे उसको बेट फेंक रहे हैं वापस लाने के लिए. समझो तो, अंदर वाले चूहे किसको बेट फेंक रहे हैं? एक चूहे को. हाँ, चूहे को. ठीक है. उस बेट से आकर्षित कौन होगा? आकर्षित होना तो हमारे हाथ में होगा. चूहा ही तो आकर्षित होगा. और अगर तुम जान जाओ कि मैं चूहा तो हूं ही नहीं, तो वो बेट तुम्हें आकर्षित करेगी? नहीं, बिल्कुल. वो बेट भी तुम्हें तब तक आकर्षित कर रही है जब तक तुमने अपने आप को चूहा बना रखा है. बीट क्या होती है? कुछ दाना पानी, समथिंग टेम्पटिंग. इसको समझिएगा थोड़ा. जो चूहा है, जो ट्रैप है, जो बेट है, उसको समझिए क्या है पूरा मामला. आप अंदर बंद ही तभी तक हो जब तक आपने अपने आप को चूहा मान रखा है, क्योंकि वो जो ट्रैप है वो सिर्फ चूहों को कैद कर सकता है. समझ रहे हो? वो जो ट्रैप है, जो पिंजड़ा है, जो चूहेदानी है, वो सिर्फ चूहों को ही फंसाने के लिए बनी है. वो सिर्फ चूहों को ही फंसाने के लिए बनी है. उसमें आपको फंसाए रखने के लिए आपको जितने लालच दिए जा रहे हैं वो सारे लालच सिर्फ चूहों को आकर्षित कर सकते हैं. जिस क्षण आपने पहचान लिया कि मैं कौन हूं, चूहा होना मेरा स्वभाव नहीं, उस क्षण वो बेट आपको आकर्षित ही नहीं करेगा. वो आपके सामने रोटी डालेगा सड़ी हुई, चूहे को क्या डाला जाता है? बेट कुछ और हो. बेट ये हो कि तुम बाहर निकलो, मैं सुसाइड कर लूँगा. मैं मजाक नहीं कर रहा, इससे वियर्ड साउंड करेगा. हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ, पर वो जो बात है वो किसको रोक सकती है? ये धमकी किसको रोक सकती है? जो उसके जैसे ही. याद रखना, ये जो डुअलिटी के दो सिरे होते हैं, हमने कहा था दिखते विपरीत हैं, होते एक हैं. धमकाने वाला और धमक जाने वाले में कोई बहुत अंतर नहीं हो सकता. ये विपरीत दिख रहे हैं पर एक ही हैं. डराने वाले और डर जाने वाले में कोई विपरीत अंतर नहीं, विशेष अंतर नहीं होता. एक आदमी हिंसा करने आता है, आप डर जाते हो. हिंसा जो कर रहा है लगता है कि ये अपराधी है, और जो डर रहा है लगता है ये बेचारा है. जबकि सच ये है कि डर जब बाहर की ओर बहता है तो हिंसा के रूप में दिखाई देता है, और हिंसा जब अपने ही मन पे छा जाती है तो डर के रूप में दिखाई देती है. आप डरे हो, यही डर अगर बाहर की ओर चैनलाइज हो जाए तो हिंसा का रूप ले लेगा. और आपकी ही हिंसा जब आपके ही मन को सताने लग जाए तो डर कहलाती है. हिंसा और डर एक ही चीज़ है. इसी तरीके से धमकाने वाला और उस धमकी से डर जाने वाला बिल्कुल एक ही मिट्टी के बने हुए हैं. उनका एक्सप्रेशन बस अलग अलग है. एक अभी धमका रहा है, दूसरा धमक जा रहा है. थोड़ी देर में वो रोल्स बदल भी लेंगे, थोड़ी ही देर में वो रोल बदल भी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है. बात ये नहीं है कि मैं डुअलिटी के एक सिरे से दूसरे पर कूद जाऊं. बात ये है कि मैं दोनों सिरों के आगे कूद जाऊं. वही बियॉन्डनेस है, उसी को ट्रांसेंडेंस कह रहे थे. वही बियॉन्डनेस है. समझ रहे हो? मुझे कोई कैसे डरा सकता है या लालच दे सकता है अगर मेरे मन में डरने के या लालच के बीज, उसके लिए ज़मीन मौजूद ना हो? कोई मुझे कैसे डरा पाएगा अगर डरने के लिए मैं तैयार ना हूं, उत्सुक ना हूं? कोई मुझे लालच कैसे दे पाएगा अगर मैं लालची ना हूं?
आप बताइए, कोई मुझे लालच दे कैसे पाएगा अगर मैं लालची ना हूँ? हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। हमको डराने वाला तत्व, देखिए एक इसको आप चाहें तो एक फार्मूले की तरह जीवन में इस्तेमाल कर लें। जब भी कभी कोई बहुत हावी हो रहा हो आपके ऊपर, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति या कुछ भी, कोई विचार, तो उससे लड़िए मत, अपने मन को तलाशिए कि उसमें ऐसा क्या है जिसका उपयोग करके वो व्यक्ति आपको नचा रहा है। अगर कोई आप पर हावी हो रहा है तो अपने मन को तलाशिए कि उसमें ऐसा क्या है जिसको उपयोग करके वो आपको नचा रहा है। कोई बार बार आपके ऊपर ऐसे फंदा डालता है और आपको फंसा लेता है, तो निश्चित रूप से कुछ हुक हैं आपके पास जिनमें वो फंदा फंस जा रहा है। आप उस फंदे से लड़ेंगे या उन हुकों को ही हटा देना चाहेंगे? बताओ ना। अगर इस दीवार पर खूंटियां ना हो तो आप इस पर अपनी शर्ट टांगेंगे कैसे? अगर कोई बार बार आकर के इस दीवार पर अपने गंदे कपड़े टांग जा रहा है तो इसका अर्थ क्या है? इस दीवार पे खूंटियां मौजूद हैं। अगर चाहते हो इस दीवार पे कोई आगे अपने गंदे कपड़े न टांगे तो क्या करना होगा? लोगों से लड़ूं, पूरी दुनिया से लड़ूं, और अगर खूंटियां मौजूद हैं तो किसी को भी लालच हो सकता है कि लाओ यार टांग ही दो, मस्त दीवार है, खूंटी है, लाओ इस पे टांग दो। खूंटियां मौजूद हैं तो कोई ना कोई आ ही जाएगा यहाँ पे गंदगी मचाने के लिए। मैं करूँ क्या? दुनिया भर से लड़ूं, नोटिस लगाऊं, या चुपचाप वो खूंटियाँ ही हटा दूं? खूंटियाँ हटा दूं ना। हमारे पास वो सारी खूंटियाँ मौजूद हैं जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हटा दीजिए, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। निश्चित आपको किसी बात का लालच होगा जिसका उपयोग करके कोई आप पे हावी होता है। निश्चित रूप से आपको कोई लालच है और वो सामने वाला जानता है आपको क्या लालच है। आप वो लालच हटा दीजिए, वो व्यक्ति आपके जीवन पे हावी नहीं हो पाएगा, कोई परिस्थिति हावी नहीं हो पाएगी, समाज में, संसार में कोई बड़े से बड़ा आप पे हावी नहीं हो पाएगा। हम जो बार बार अपनी असमर्थता का, दयनीयता का रोना रोते हैं, वो कुछ नहीं है। हम एक बड़ा दोहरा खेल खेलना चाहते हैं। हम कहते हैं हमारा लालच भी बरकरार रहे पर हम गुलाम भी ना बने। ये अब नियमों के विपरीत बात कर रहे हैं आप चाहते हैं आपका लालच भी बरकरार रहे और आपको गुलाम भी ना बनना पड़े। जहाँ लालच है वहाँ गुलामी है। जिसको गुलामी छोड़नी है उसे लालच छोड़ना होगा। अगर आप बार बार पा रहे हैं कि आप गुलाम बन जा रहे हैं तो देखिए कि क्या लालच है, उस लालच को हटा दीजिए, गुलामी को हटा दिया आपने। तो वो जो खूंटी है वो एक इंसान का सन डॉटर या हस्बैंड वाइफ बन जाना है, वो ना, जो टैग है? ना ना ना, वो तो एक बाहरी चीज़ है। चलो पैदा हुए हो तो किसी के तो रिलेटिव कहलाओगे ही। वो तो एक बाहर अगर आपको एक नाम दे दिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। हम सब यहाँ के पास अपना अपना नाम तो लेके बैठे हैं ना। नाम की यूटिलिटी है एक दूसरे से बात करने में। उस नाम के साथ क्या लालच जुड़ा है वो देखो ना। वहाँ पर कोई लालच जुड़ा है क्या? नाम तो सिर्फ रिकॉग्निशन बताता है। हाँ, एक दूसरे से। अगर वो सिर्फ रिकॉग्निशन बताए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर उसकी यूटिलिटी बस है। पर उसके साथ कुछ और भी जुड़ गया है। क्या बेटा होना क्या है मेरे लिए? पिता की संपत्ति का वारिस होना तो नहीं है। पिता के घर में रहना तो नहीं है कहीं। पिता की सहूलियतों पर कब्जा जमाना तो नहीं है कहीं। अगर बेटे होने का ये अर्थ है मेरे लिए तो अब पिता मुझे डोमिनेट करेगा, इसमें ताज्जुब क्या है? होके रहेगा ऐसा। जिस बेटे की नज़र पिता द्वारा दी जा रही सहूलियतों पर हो, उस बेटे को पिता डोमिनेट करेगा ही करेगा। पिता का इसमें कोई कसूर नहीं। आपने खूंटियाँ तैयार कर रखी हैं कि आओ और मुझे डोमिनेट करो। बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना। अगर एक बेटा अपने फादर की हर बात मान रहा है, समझ रहा है सब कुछ, तो वो तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट है ना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। फिर हम रिस्पेक्ट को ही नहीं समझ रहे हैं। मतलब इस तरीके की कंडीशनिंग है कि यस हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दैट पर्सन इज माय फादर। फिर हम रिस्पेक्ट भी नहीं जानते ना। एक छोटे बच्चे को बता दिया जाए किसी के सामने हाथ जोड़ो, ये सब करो, करता चले, तो ये बात समझी जा सकती है। पर एक 25 साल 45 साल का आदमी भी वही सब कुछ कर रहा है, उसने समझना ही नहीं चाहा कि ये रिस्पेक्ट चीज़ क्या है, तो बात थोड़ी समझी जाएगी। रिस्पेक्ट वो नहीं है जो हम समझते हैं, वो फियर बस है। रिस्पेक्ट के नाम पे हम डरे रहते हैं
कि अगर किसी से रिस्पेक्ट करते हो तो उसके सामने मुंह न खोलो, वो फियर बस है। रिस्पेक्ट शब्द का भी अर्थ बस इतना ही होता है, ठीक से देखना, बार बार समझना, ध्यान से देखते रहना। सम्मान का भी वही अर्थ होता है, सम्यक रूप से मानना, पहले जानना फिर मानना। रिस्पेक्ट का वो थोड़ी अर्थ है कि कोई कुछ बोल रहा है चुपचाप मान लिया। ये किसने पट्टी पढ़ा दी? और ये पट्टी 5 साल के बच्चे को पढ़ाई जा सकती है, 35 साल का आदमी भी अभी क्यों माने बैठा है? रिस्पेक्ट जैसा, ये रिस्पेक्ट जो है बड़ा आर्टिफिशियल शब्द है, बड़ा अस्वाभाविक शब्द है। प्रेम स्वाभाविक है, रिस्पेक्ट में कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। रिस्पेक्ट मैनमेड चीज़ है। रिस्पेक्ट पूरी तरीके से आदमी के दिमाग की उपज है। ठीक वैसे ही जैसे फियर आदमी के दिमाग में बैठता है, वैसे ही रिस्पेक्ट भी वहाँ बैठती है। लव दिमाग से बाहर की है, प्रेम आपके दिमाग की उपज नहीं होती। प्रेम आपकी अपनी शांत साफ अवस्था है। रिस्पेक्ट बाहर से ओढ़ी हुई चीज है। पर होता यही है ना, बचपन से ही ये थोड़ी कहा जाता है कि आप किसी को लिख रहे हो तो उसमें लिखो योर्स लविंगली, योर्स रिस्पेक्टफुली, और ये सब चलता रहता है। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने की बातें हैं। वो व्यवस्था बनाए रखने की बातें हैं कि मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ। अब जिसको आप योर्स रिस्पेक्टफुली वो लिखते हैं, उसका अहंकार एकदम और घना होगा। हाँ, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है। आप किसी को प्रेम करें, उसमें उसका अहंकार बहुत नहीं बढ़ पाएगा। खास तौर पे अगर वो कोई बहुत ऊंचे किस्म का आदमी है, उसको आप लिख दें योर्स लविंगली, तो उसको गुस्सा और आ जाएगा। तो होता कौन है मुझसे लव करने वाला? रिस्पेक्ट में डर है, डर। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप पर उसका संबंध डर का है, एकदम घनघोर डर का है।